अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है और वो कंटिन्यूअस मोशन में है और एक्सेलरेटेड मोशन में है, मतलब एक्सेलरेशन है उसका। एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या होता है कि अगर लगातार उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, तो लगातार वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो इसका मतलब एक्सेलरेटेड मोशन है। तो एक्सेलरेटेड मोशन अगर किसी का है तो वो लगातार एनर्जी लूज़ करेगा, अपनी एनर्जी रेडिएट करता जाएगा, लूज़ करता जाएगा। तो जब वो एनर्जी लूज़ करेगा तो वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में नहीं घूम सकता, वो अल्टीमेटली आकर न्यूक्लियस में जाकर गिर जाएगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ फिजिक्स में ये एक्सप्लेन करा गया था। तो इस थ्योरी के हिसाब से रदरफोर्ड का मॉडल फ्लॉप हो गया। रदरफोर्ड का मॉडल इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, तो अब इसको किसने एक्सप्लेन करा? नील बोहर एक्सप्लेन्ड द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। हेडिंग डालिएगा, नील बोहर एक्सप्लेन्ड द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। Explain the stability नील बोहर ने एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करा और किस तरीके से एक्सप्लेन करा वो देखिएगा। First है the electrons could revolve only the electrons could revolve around the nucleus. देखिएगा, नील बोहर एक्सप्लेन that first point है the electrons could revolve around the nucleus could revolve around the electrons could revolve around the nucleus could revolve around the nucleus in only certain orbits. In only certain orbits or certain energy levels. Or certain energy levels. Each orbit having a different radius. Each orbit having a different each orbit having a different radius. सेकेंड पॉइंट देखिए, नील बोहर ने और क्या एक्सप्लेन करा था? व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, when an electron is revolving in a particular orbit, is revolving in a particular orbit or particular energy level around the nucleus, or particular energy level around the nucleus, the electron does not radiate energy.
The electron does not radiate energy, ब्रैकेट में लिखिएगा does not lose energy. Does not lose energy. Even though it has accelerated motion around the nucleus. Even though it has accelerated motion around the न्यूक्लियस. ठीक है, तो दोनों चीज़ें थी जो उसने एक्सप्लेन करी. पहली चीज़ स्टेबिलिटी के बारे में. पहला उसने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन्स को रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ओनली सर्टेन ऑर्बिट्स और सर्टेन एनर्जी लेवल्स, ईच ऑर्बिट हैविंग अ डिफरेंट रेडियस. तो उसने ये बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ कुछ पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में ही रिवॉल्व करते हैं. उन पर्टिकुलर ऑर्बिट्स को सिर्फ ऑर्बिट ना कहकर एनर्जी लेवल भी बोल दिया जाता है. नील बोहर नहीं बोला था कि उनको हम एनर्जी लेवल बोलेंगे. ठीक है, और हर एक एनर्जी लेवल का रेडियस अलग होगा. तो ऐसा नहीं है कि बार बार वो एनर्जी रेडिएट करके उसका रेडियस कम होता जाएगा और अल्टीमेटली वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा. तो ऐसा नहीं था. उसने ये बोला कि वो पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेंगे और उस ऑर्बिट से बाहर निकलेंगे नहीं. ऑर्बिट का मतलब वो पर्टिकुलर एक एनर्जी लेवल होगा, उससे बाहर वो निकलेंगे नहीं. दूसरा है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट. जब इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होगा उस टाइम द इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनर्जी और डज नॉट लूज एनर्जी इवन दो इट हैज़ एक्सेलरेटेड मोशन अराउंड द न्यूक्लियस. तो उसने ये बोल दिया कि वो रेडिएट ही नहीं करेगा एनर्जी. ना रेडिएट करने का मतलब क्या है कि वो एनर्जी लूज़ ही नहीं करेगा. जब वो एनर्जी लूज़ ही नहीं करेगा तो वो स्टेबल बना रहेगा. मतलब उसकी स्टेबिलिटी पर डाउट क्यों आया था? उसकी स्टेबिलिटी पर डाउट इस वजह से आया था कि वो घूमता जा रहा है और एनर्जी लूज़ करता जा रहा है. जब वो एनर्जी लूज़ करता रहेगा, जब उसके अंदर एनर्जी नहीं बचेगी तो वो अल्टीमेटली कहाँ आकर गिरेगा? वो न्यूक्लियस में ही आकर टकराएगा, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है न्यूक्लियस और वो सारे के सारे नेगेटिव चार्ज जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो वो सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है. ठीक है, तो वो अल्टीमेटली न्यूक्लियस में आकर गिरेगा. तो ऐसा नहीं होगा, ये इसने नील बोहर ने बोल दिया. ये दो चीज़ें उसने एक्सप्लेन करी. अब नील बोहर का जो मॉडल था, मॉडल क्या होता है, जैसे रदरफोर्ड का मॉडल था उसमें हमने 3 या 4 पॉइंट्स देखे. ऐसे नील बोहर का मॉडल है, उसमें भी 3 या 4 पॉइंट्स, उसमें भी 5 है लगभग. गिरते नहीं. वो इसने ऐसा एक्सप्लेन करा था, देखिएगा. इसने ये बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी थी, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में ये बताया गया था कि जो कोई भी पार्टिकल जो है वो अगर कंटिन्यूसली रोटेट कर रहा है या एक्सेलरेटेड मोशन में है तो वो एनर्जी लूज जरूर करेगा. इसने ये बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन बेसिक पार्टिकल है पूरे यूनिवर्स का और इलेक्ट्रॉन कभी एनर्जी लूज ही नहीं करेगा. अब चाहे वो एक्सेलरेटेड मोशन में हो चाहे किसी भी मोशन में हो, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कंजर्व रहेगी. ठीक है, तो जब उसने बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कंजर्व रहेगी, उस चीज़ को प्रूव भी करके दिखाया. वो प्रूफ लंबा चौड़ा है, उसको छोड़िए, अपने काम का नहीं है. तो उसने ये भी करके दिखाया कि हाँ वो एनर्जी उसकी कंजर्व रहेगी. और जब एनर्जी कंजर्व रहेगी, एनर्जी रेडिएट ही नहीं कर रहा है, तो फिर वो घूमता ही रहेगा, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से रिलेट कर दिया था इलेक्ट्रॉनिक मोशन को. तो रदरफोर्ड उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसने एक्सप्लेन कर दिया. उसके बाद देखिएगा बोहर्स मॉडल ऑफ एटम. बोहर्स मॉडल मतलब ये नील बोहर का बोहर्स मॉडल ऑफ एटम. Bohr's model of atom can be described as follows. Can be described as follows. फर्स्ट पॉइंट देखिएगा क्या है.
An atom is made up of three particles. An atom is made up of three particles: electrons, protons, and neutrons. Electrons, protons, and neutrons. Second, the protons and neutrons are located in a small nucleus. The protons and neutrons are located in a small nucleus at the center of the atom. Third है, the electrons revolve rapidly around the nucleus. The electrons revolve rapidly around the nucleus. In fixed circular paths called energy levels. Energy levels or shells. Next point है, there is a limit to the number of electrons there is a limit to the number of electrons which each energy level or shell can hold. Which each energy level or shell can hold. जैसे यहाँ पर है the electrons revolve rapidly around the nucleus in fixed circular paths called energy levels or shells. यहाँ पे लिख लीजिए ब्रैकेट में namely K L M N shells. मतलब जो shells हैं उनका नाम आप ये दे देते हैं. पहली shell को K shell बोल देते हैं, दूसरे को L shell, M shell और N shell इस तरह से बोल देते हैं. K L M N ये बोल देते हैं. There is a limit to the number of electrons which each energy level or shell can hold. K shell में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स. L में 8, 18 और इसमें 13.
is 2n square where n is the numeric position of the shell. जो भी शेल मतलब एनर्जी लेवल या फिर ऑर्बिट, तो उसकी जो न्यूमेरिक पोजीशन है, जैसे के है तो उसकी न्यूमेरिक पोजीशन क्या है, पहला शेल, तो एन की वैल्यू 1 हो गई, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2। ऐसे ही जो दूसरा शेल है उसका क्या है कि एन की वैल्यू 2 हो गई, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8। ऐसे ही जो 3 है तीसरा शेल, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 2 18। ऐसे ही 4 का स्क्वायर 16, 16 2 13। ये होता है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये चौथा इसने अपना स्टेटमेंट दिया था। पांचवा है ईच एनर्जी लेवल or shell is associated energy level or shell is associated with a fixed amount of energy. With a fixed amount of energy. Sixth देखिएगा, there is no change in the energy of electrons there is no change in the energy of electrons the energy of electrons as long as they keep revolving in the same energy level. As long as they keep revolving in revolving in the same energy level. And the atom remains stable. And the atom remains stable. एटम जो है वो स्टेबल रहेगा, ठीक है। अच्छा, तो अब ये जो पॉइंट्स हैं वो देखिए जरा क्या क्या है इसमें है। एन एटम इज मेड अप ऑफ 3 पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो एटम जो है वो 3 पार्टिकल्स से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इन 3 से मिलकर बना है, ठीक है। अच्छा, सेकंड उसने क्या बोला था, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर लोकेटेड इन अ स्मॉल न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ द एटम। उसने नील बोहर ने बोला कि सेंटर ऑफ द एटम, जिसको न्यूक्लियस बोल देते हैं, न्यूक्लियस के अंदर ही सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भरे हुए रहते हैं, वहीं पर सारे इकट्ठे रहते हैं। थर्ड उसने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व रैपिडली अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रैपिडली मतलब बड़ी तेजी से घूमते रहते हैं, गोल गोल चक्कर काटते रहते हैं। इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ्स कॉल्ड एनर्जी लेवल्स और शेल्स। फिक्स्ड सर्कुलर पाथ्स में वो गोल गोल चक्कर काटते रहते हैं, जिनको हम एनर्जी लेवल भी बोल देते हैं या एनर्जी शेल भी बोल देते हैं। तो पहले एनर्जी लेवल को बोलेंगे के शेल, दूसरे को एल शेल, तीसरे को एम शेल, फिर एन शेल, के एल एम एन, इस तरह से होता है। फिर फोर्थ पॉइंट देखिए, देयर इज अ लिमिट टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच ईच एनर्जी लेवल और शेल कैन होल्ड। तो हर एक एनर्जी लेवल में और शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उसकी एक पर्टिकुलर लिमिट होती है। जैसे पहला जो के शेल है उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। दूसरे में 8, तीसरे में 18 और फिर 32 ये। और ये एज पर दिस फॉर्मूला है 2n स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला। इसमें n क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिक पोजीशन ऑफ द शेल।
जो भी पोजीशन है, जैसे मान लीजिए थर्ड शेल है तो n की वैल्यू 3 हो गई, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 टू 18, तो उसमें थर्ड शेल में 18 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फिर पाँचवा देखिए, ईच एनर्जी लेवल ऑफ शेल इज एसोसिएटेड विद अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो हर एनर्जी लेवल की एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी। तो अगर किसी एनर्जी लेवल में कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन की उतनी ही एनर्जी होगी जिस एनर्जी लेवल में वो घूम रहा है। समझ गए? एनर्जी लेवल जो है वो किस में निकाला जाएगा भाई? एनर्जी है, तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल होती है। तो उसकी यूनिट फिक्स होगी कि भाई इतना, अगर इस मान लीजिए थर्ड एनर्जी शेल में कोई घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, तो थर्ड एनर्जी लेवल की एनर्जी डिफाइंड होगी कि इतनी एनर्जी होगी, तो उसमें घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की भी उतनी ही एनर्जी होगी। ये चीज़ है कि वो फिक्स रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। छठा देखिए, देयर इज नो चेंज इन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज लॉन्ग एज दे कीप रिवॉल्विंग इन द सेम एनर्जी लेवल एंड द एटम रिमेन्स स्टेबल। जब तक इलेक्ट्रॉन सेम एनर्जी लेवल में घूमता रहेगा, तब तक उसकी जो एनर्जी है वो भी सेम रहेगी। और जब एनर्जी सेम रहेगी तो हम कहेंगे कि एटम पूरी तरह से स्टेबल है। ठीक है, एटम में अनस्टेबिलिटी नहीं है। समझ गए? क्लियर? ठीक है, तो ये इसके 6 पॉइंट्स थे टोटल। उसके बाद हेडिंग डालिएगा एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर लिखिएगा, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स in one atom of an element the number of protons in one atom of an element is known as atomic number of that element. The number of protons in one atom of an element is known as atomic number of that element. So atomic number number of protons in one atom of that element, जो भी एलिमेंट दे रखा है उसके एक एटम में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं वही हमारा एटॉमिक नंबर होता है। उसके बाद फिर लिखिए मास नंबर। मास नंबर और एटॉमिक मास। The total number of protons and neutrons present in protons and neutrons present in one atom of an element present in one atom of an element is known as its mass number.
इट्स मास नंबर. Mass number is equal to number of protons plus number of neutrons. तो मास नंबर जो है, मास नंबर को हम एटॉमिक मास भी बोल देते हैं. तो एटॉमिक मास क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के इक्वल होता है. ठीक है. अच्छा, इसके बाद ये क्या तो जैसे चार्जर होते हैं फ़ोन का, वो ख़राब हो जाते हैं, तो उसके इलेक्ट्रॉन से रेडिएट कर देते हैं. ऐसा होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इलेक्ट्रॉन्स तो दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, हर चीज़ के अंदर इलेक्ट्रॉन तो है. प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सब चीज़ें जो है वो एटम से मिलकर बनी हुई है. अच्छा, अब हम ये कहते हैं कि चार्जर ख़राब हो गया. तो चार्जर ख़राब होने का मतलब ये है कि उसका जो सर्किट है ना, वो बीच में से कहीं से टूट गया. सर्किट टूटने का मतलब ये है, अब क्या है कि पहले कुछ चीज़ें जो बना करती थी उसमें ये होता था कि आपने देखा होगा पहले जो डिवाइसेस होती थी वो बहुत बड़ी बड़ी होती थी. टीवी भी बहुत बड़े बड़े होते थे. तो वो जब ख़राब होता था तो मैकेनिक के पास ले जाते थे, वो उसको खोलता था, खोल कर कहता था हाँ इसका ये वाला जो जॉइंट है ख़राब हो गया है या जल गया है ड्यू टू हाई वोल्टेज और एनीथिंग. वो उसको ज्वाइन कर देता था और टीवी चलने लगता था. अब क्या है, अब चीज़ें जो हैं वो मैनुअली बनाई नहीं जाती, फैब्रिकेट करी जाती हैं. तो वो जो फैब्रिकेशन में अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसका जो रिपेयरिंग प्रोसीजर है, वो इतना मुश्किल होता है कि इससे बेटर ये लगता है कि फैब्रिकेट करा कर नई चीज़ ली. तो जो चार्जर है, कभी भी अगर मान लीजिए किसी बच्चे के दिमाग में ये चीज़ आती हो कि घर की कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, अगर मान लीजिए वो ख़राब हो गई है, तो अगर आप अल्टीमेटली उसको फेंकने ही वाले हैं, कबाड़ी को बेचने वाले हैं, तो एक बार उसको खोल कर देख लें. तो जब उसको खोल कर देखेंगे तो खोल कर देखने पर आपको कुछ ना कुछ ये समझ में आ जाएगा कि इस पोर्शन में कुछ ना कुछ खराबी है. कैसे? जो वायरिंग है वो वायरिंग कहीं ना कहीं जली हुई नज़र आएगी या कहीं ना कहीं वायर जो है वो मेल्टेड नज़र आएगा. कुछ ना कुछ आपको खराबी नज़र आ जाएगी. और उस चीज़ को अगर आप ज्वाइन करेंगे ना तो वो चीज़ चलने भी लगेगी. पर होता क्या है कि अब ज़्यादातर जो डिवाइसेज हैं, अगर कभी बड़ा जो ये LCD TV है ये कभी खुला हुआ देखा है क्या? अगर आप इसको कभी खुला हुआ देखेंगे ना तो आपको लगेगा अरे कुछ है ही नहीं इसके अंदर. इतना सा मतलब एक छोटा सा सर्किट बना हुआ है कि इस एक जरा से सर्किट की 1 लाख रुपए का टीवी है, 1.5 लाख रुपए का टीवी है. तो वो जो कॉस्ट होती है वो कॉस्ट एक्चुअली उसकी स्क्रीन की होती है. और जो स्क्रीन है, स्क्रीन में जैसे LCD बोल देते हैं, तो वो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है. मतलब उसमें क्या है कि एक लेयर आगे होती है, जो फाइबर है उसकी एक लेयर आगे होती है, ट्रांसपेरेंट फाइबर की एक पीछे होती है, और उसके बीच में लिक्विड भरा हुआ होता है. और लिक्विड में जो पिक्चर्स है ना, वो पिक्चर्स लिक्विड में जाकर डिस्प्ले होने लगती हैं. और ये रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट है कि अगर हम भी किसी साफ़ सुथरे पानी का कोई स्विमिंग पूल है, हम उसमें जाकर खुद को देखेंगे तो हमें अपनी पिक्चर दिखाई देगी. तो वहीं से ये कॉन्सेप्ट उठाया गया था कि अगर लिक्विड को हम स्टेबली कहीं दीवार पर टांग सकें तो क्या उसमें पिक्चर देखी जा सकती है? तो पिक्चर देखी जा सकती है. तो कुल मिलाकर कहानी ये है जो आप पूछ रहे हैं कि उसके क्या इलेक्ट्रॉन्स लैप्स कर जाएंगे, ऐसा नहीं है. उसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स तो तब भी घूमते ही रहेंगे, लेकिन क्या है कि वो जो डिवाइस का सर्किट है वो बीच में से कहीं से टूट गया है, बस और कुछ नहीं. ठीक है. और अगर आप चार्जर को देखेंगे ना तो चार्जर को खोलने का कहीं पेज भी नहीं होता. बताइए, देखा है कि किसी चार्जर में कहीं कोई खोलने का पेज नहीं होता. लेकिन अगर आप उसको तोड़ने की या कैसे भी खोलने की कोशिश करेंगे, आप उसको ठीक भी कर देंगे. जरा सा वायर मेल्टेड होगा वो आप ठीक कर देंगे. ठीक है. अब ये एक्सटेंशन केबल है, ये एक्सटेंशन केबल है ना, यहाँ से ये वायर इधर जा रहा है, तो ये वैसे ही लगा रखा है कि रबर बैंड यहाँ पर. रबर बैंड आप लोग सब देख रहे होंगे कि इधर यहाँ पर एक रबर बैंड लगा रखा है, दिखाई दे रहा है ना. इधर एक रबर बैंड लगा रखा है. रबर बैंड क्यों लगा रखा है? क्योंकि मुझे आदत है खोलने की. ख़राब हो गया. उसके पीछे जो रखा है वो 15-20 साल पुराना है. वो भी मुझे लग रहा है उससे भी ज़्यादा पुराना होगा. वो भी खोल कर खुद ही ठीक करा गया है. अगर उसको दिखा दूंगा ना नीचे से, अगर इसको नीचे से दिखाऊंगा तो आपको दिखाई देगा कि जो इसके पेज हैं, जो नीचे जो पेज लगते हैं, वो पेज भी अलग अलग तरीके के हैं. कोई काला है, कोई अजीब है, जो भी मिल गया.
घर पर जो भी पेज पड़े हैं वो लगा लगा कर चेक कर लिए कि कौन से में वो टाइट बैठ गया, कौन से में फिट बैठ गया, ठीक है ना। तो हर एक डिवाइस जो है वो रिपेयर करी जा सकती है और उसमें कहीं ना कहीं कोई माइन्यूट सा फॉल्ट होता है, उसका इलेक्ट्रॉन से रीड नहीं होता। चलिए, ये रबर बैंड भी इसलिए लगाई गई है क्योंकि यहाँ पर ना टेप लगाकर देख चुका था तो टेप लगाकर सेटिंग हो नहीं रही थी। अब या तो वायर को काटो, फिर मुझे दिखाई दिया कि 2 वायर हैं उनको चिपकाना है, तो उनको चिपकाने के बाद में वो छूट ना जाए तो उस पर रबर बैंड लपेट दें। अब मैं इस एक्सटेंशन केबल को जैसे ऐसे गोल लूप बना है ना, इसको लपेट देते हैं, बंद कर देते हैं, बंद नहीं करते, थोड़ा ही छोड़ देते, चल रहा है। अच्छा जी, अब एटॉमिक नंबर is represented by Z. Of atomic masses represented by A, capital A, ठीक है, उसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक मास को। एटॉमिक मास यही है, एटॉमिक the relationship between mass number and atomic number. Between mass number and atomic number. मास नंबर यानी कि एटॉमिक मास, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए से। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है यही तो एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं Z से, Z प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो एटॉमिक नंबर में, एटॉमिक मास में और एटॉमिक नंबर में दोनों में ये रिलेशन है कि एटॉमिक नंबर में अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऐड कर दें तो वो एटॉमिक मास के बराबर होता है, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन नोट करिएगा, कैलकुलेट द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट।
whose atomic nucleus has mass number has mass number 23 and neutron number 12. And neutron number 12. Full stop. What is the symbol of the element? मास नंबर दे रखा है 23, न्यूट्रॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो E is equal to Z plus number of neutrons. E atomic number 23 दे रखा है, number of neutrons 12 दे रखा है, तो Z is equal to 23 minus 12 हो जाएगा, तो Z is equal to 11. तो 11 is the atomic number of sodium. ये Z निकाल रहा हूँ ना मैं, इसको इधर ले आऊँ 23 minus 12 is equal to Z. तो Z जो है वो एटॉमिक नंबर की वो हमने एक लिस्ट याद करी थी, है ना? तो 11 एटॉमिक नंबर किसका होता है? सोडियम का होता है. तो ये एलिमेंट जो है ये सोडियम. एक और क्वेश्चन लिखिए. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम the number of electrons in an atom is 8 and the number of electrons in an atom is 8 and the number of protons is also 8. ये पार्ट है. व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम? बी है व्हाट इज द चार्ज ऑन द एटम? तो देखिए द नंबर ऑफ प्रोटॉन, जब इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं? 8 हैं. और जो प्रोटॉन्स हैं वो कितने दे रखे हैं? वो भी 8 दे रखे हैं. तो जनरली प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों इक्वल होते हैं. ठीक है.
और यहाँ पर ये पूछ रहे हैं व्हाट इज द नंबर एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम। एटॉमिक नंबर तो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है 8, तो एटॉमिक नंबर 8 है। बी है व्हाट इज द चार्ज ऑफ द एटम। Charge is equal to 0 because number of protons is equal to number of electrons। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की जो काउंटिंग है वो जब इक्वल होती है तो कोई चार्ज नहीं होता। अब मान लीजिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से 2 ज़्यादा होते हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है नेगेटिव, और वो प्रोटॉन से अगर 2 ज़्यादा होते हैं तो 2 माइनस हो जाता है उसका चार्ज को -2 ना बोलकर 2 माइनस बोलते हैं। ऐसे ही अगर प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन से मान लीजिए 3 ज़्यादा होते हैं तो वो 3 प्लस हो जाता है। समझ गए? तो जब यहाँ पर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों इक्वल हैं तो उस पर चार्ज कुछ भी नहीं होगा, तो चार्ज हो गया सर। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स तो इक्वल ही होते हैं। जनरली इक्वल होते हैं, लेकिन जब भी कभी डोनेशन करता है ना कोई भी, जैसे सोडियम है, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 है, मैं बताऊँगा अभी कि वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो उसके उस पर चार्ज आ जाता है 1+1। ऐसे ही मैग्नीशियम है वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो जब उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो प्रोटॉन ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो गए। नॉर्मली दोनों इक्वल होते हैं, है ना, लेकिन जब वो डोनेशन की एक्सेप्टेंस वाली मोड में आता है तो तब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का बैलेंस बिगड़ जाता है और तभी वो आयन कहलाता है। जीरो रहेगा हमेशा से, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है भाई दरवाज़ा बंद करके आइए। Helium atom has an atomic mass of 4U. Helium atom has an atomic mass of 4U and 2 protons in its nucleus. वो सिंबल है उसका सिंबल। जैसे हम ये कहते थे ना कि हमने मान लिया कि कोई भी चीज़ है, मान लीजिए हमने रुपीज़ है, रुपीज़ को हमने एक्स मान लिया, फिर कोई आइटम है उसका हमको कॉस्ट निकालना है, तो जब हम उसका कॉस्ट निकालेंगे तो कॉस्ट को हमने एक्स मान लिया, तो पैसा जो होता है, अमाउंट जो होता है उसकी यूनिट क्या होती है, रुपीज़, डॉलर, पाउंड, सी होती है, तो वो तो उनकी यूनिट हो गई। और जो हमने उसको सिंबल दिया है, साइन करा है, वो एक्स देखिए से, तो ऐसे सिंबल है उसको as an atomic mass of 4U and 2 protons in its nucleus. दरवाजा बंद कर देते। How many neutrons does it have? बता दो ऐसे। Helium atom has an atomic mass of 4U. तो atomic mass 4U है, A is equal to Z plus of neutrons. Number of neutrons को n बोल देंगे। Atomic mass 4 and 2 protons in its nucleus. Number of protons ही तो Z के बराबर होता है, तो 2 plus n, तो n कितना हो गया? Number of neutrons कितने हो गए? 2 हो गए, ठीक है। बस इतना करिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।